हेलो प्यारे बच्चों, और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। हाँ, आज हम लोग अपने लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर की बात करूं तो हमने पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और इसके अलावा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ा था। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी किए थे। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर को एक बार जरूर देख ले, क्योंकि तभी ये लेक्चर आपको समझ आने वाली है। तो चलो यार, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में कुछ नए चीज भी सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में आज हम लोग पहले वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहला चीज क्या सीखने वाले, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो यार पहले मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग 2 मिनट 5 मिनट के लिए थोड़ा खुद से दिमाग पे जोर सोचो कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं, यहां पे डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है आपको, केवल डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है, बाकी आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो चलो यार देख लो, हमें परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को परसेंट वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना। ओके, दोनों का एक्सप्रेशन तो यार पता होना चाहिए। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी, वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। और यहाँ वेट बाय वॉल्यूम है ना, शायद मैंने वेट बाय वेट बोल दिया था। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यार इसका एक्सप्रेशन लिख लो, वेट बाय वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख लो। वेट ऑफ सॉल्यूट, देखिए मैं 1 यूज करूंगा सॉल्यूट के लिए, 2 यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्यूशन के लिए मैं सॉल्यूशन ही लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, 1 यूज करूंगा मैं सॉल्यूट के लिए, 2 यूज करूंगा मैं, एक काम करता हूँ इसको ऊपर लिख देता हूँ और ये मिटाऊंगा नहीं मैं। 1 यूज करूंगा सॉल्यूट के लिए, 2 यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्यूशन के लिए मैं सॉल्यूशन ही यूज करने वाला। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 1 फॉर सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। यही होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में लेना होता है, ml में। वेट ऑफ सॉल्यूट किस यूनिट में लेना होता है, ग्राम में। ये सब अंडरस्टूड है। हमें कन्वर्ट करना है वेट बाय वेट परसेंट में। क्या यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंट दिख रहा है, नहीं। वेट बाय वेट परसेंट कब दिखेगा, वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है बता दो यार तुम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। मतलब हमें ये वाला एक्सप्रेशन दिखना चाहिए यहाँ पे। क्या ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। थोड़ा सोचो और कैसे हम लोग इस एक्सप्रेशन को यहाँ लाएंगे। तो पहले तो यार हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे हटाएं। तो देखो यार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हटा के हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन लाना है। जब भी वेट को वॉल्यूम या वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे में याद रखना डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। डेंसिटी के हेल्प से ही आप वेट ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में ले जा सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्यूशन में ला सकते हो। रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, यार बता देना यार, तुम लोग को भी तो आता होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है ना। यदि ऐसा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्यूशन अब बाय में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझे। तो चलो यार यहाँ पे चेंजेस करते हैं। वेट ऑफ ग्राम और ml में नहीं लिख रहा, वो अंडरस्टूड है। वेट है तो ग्राम में, वॉल्यूम है तो ml में। वेट ऑफ सॉल्यूट 1 फॉर सॉल्यूट, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं एक बार बोल दिया 1 फॉर सॉल्यूट 2 फॉर सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन को मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अब देखो यार मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया वेट बाय डेंसिटी। अच्छा, ये बाय डेंसिटी को मैं ऊपर पहुंचा दूं, तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, वेट बाय में वॉल्यूम, डेंसिटी इधर आएगा, डेंसिटी को मैंने ऊपर पहुंचा दिया। क्लियर। हाँ, इनटू 100 है तो इसको अपनी जगह पे रहने दो। अब तुम लोग मुझे कुछ बताओगे कि मुझे ही बताना पड़ेगा। ये वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये मिलकर क्या बना दिया, क्या बना दिया। इस चीज को मैं फिर से लिखता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसको 100 को इधर कर दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को कोई चेंजेस नहीं किया। ये वाला टर्म हमारा क्या है, क्या है बता दे। हाँ, यही तो है वेट बाय वेट परसेंट। तो हो गया यार अपना काम। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ गया, परसेंट वेट बाय वेट इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया। हो गया अपना काम खत्म। यही तो अपने को करना था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अब यदि आपको कभी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट में कन्वर्ट करने को बोला जाए तो आप डायरेक्ट ये रिलेशन यूज कर सकते हो।
मान ले दे दिया गया आपको परसेंट वेट बाय वेट 10% है, आपको बोल दिया जाए परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो भी दिया रहेगा मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आपको मिल जाएगा, समझे। और इसी तरह से वेट बाय वॉल्यूम परसेंट यदि कहीं गिवन हो, वेट बाय वेट परसेंट निकाल रहा हूं, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख देना वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो दिया रहेगा, पुट करना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, निकल आएगा। समझे कितना आसान हो गया। हाँ, तो चलो यार एक दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पीपीएम पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था। ये सब नोट कर लेना यार तुम लोग, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटाने के बाद मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग से, सॉरी। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। An aqueous solution contain 28% weight by weight of KOH if density of solution इतना ml, calculate percent weight by volume। सुन लो यार ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप फार्मूला से नहीं करोगे, बिना फार्मूला के हेल्प से पहले आप परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालो, बिना फार्मूला के हेल्प से, फार्मूला भी बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद आप फार्मूला लगाओगे जब नहीं बनेगा तब, ठीक है। हाँ, तो चलो यार पहले हम बिना फार्मूला लगाए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया 28% वेट बाय वेट, और आपको क्वेश्चन में निकालना है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। सबसे पहले 28% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, क्या मतलब है? 28 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यदि नहीं पढ़े तो जाओ यार पहले फिर से पढ़ लो। मैं लिख दे रहा हूं 28% का मतलब 28 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्लियर है? हाँ। अब हमें परसेंट वेट बाय वॉल्यूम चाहिए। सबसे पहले मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में बोला था कि इस पे बेस जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मिलेंगे, सबसे पहला काम होता है ना, जो आपको कैलकुलेट करना, जो आपको डिटरमाइन करना, उसका एक्सप्रेशन, उसका फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद आपको रास्ता दिख जाएगा कि आपको अगले स्टेप में करना क्या है। तो चलो यार, मैं पहले हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना था, मैं एक्सप्रेशन लिखा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमें तीन चीज की जरूरत, दो चीज की जरूरत है, वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। 28% वेट बाय वेट 28 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। एक चीज हमें मिल गया, क्या? 28 ग्राम सॉल्यूट, मतलब W1 का वैल्यू हमें मिल गया। हमें केवल क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। बस क्या करना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो। कैसे निकालोगे? हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा? हाँ हाँ, निकल जाएगा ना, निकाल लो यार। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया यार, बता दे बच्चों, बता दे। 100 बाय में 1.25, 1.25, ठीक है। अभी मैं काट छाट नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज रहने दे रहा हूँ। चलो पुट कर दो यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या पुट करूंगा? 28 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे 100 अपॉन में 1.25 है, अपॉन में इसको ऊपर पहुंचा दें, तुम लोग को दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, गुड। इनटू 100 को रख देता हूँ एज इट इज। हमें परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालना था। अब बता दे बच्चों, देख यार उड़ गया, इसको भी उड़ा दो, ये 20 इधर आ गया, 25 जा 24 जा 4 7 जा 7 5 जा 35%। कितना आंसर आ गया? 35%। समझ में आया? मान लो यार फार्मूला आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, इस तरह से स्टेप से कर लेना। अब मैं फार्मूला लगा के ये बता दे रहा हूँ, तो वो तो यार बच्चा बच्चा कर लेगा। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? परसेंट वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंट कितना है यार? कितना है बता दे? 28%। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.25। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 00 आएगा। ये 25 5 जा, ये 4 जा 4 7 जा 7 5 जा 35%। सो सिंपल, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। चलो समझ में आया? उम्मीद है यार तुम लोगों को आया होगा समझ में। यदि आ गया नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। चलिए एक और सवाल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? 5 moles of glucose are dissolved in 2 liters of water. If density of solution given है 1.5 gram per ml, then calculate percent weight by volume and percent weight by weight. तो चीज कैलकुलेट करना है, पहले परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, देन परसेंट वेट बाय वेट। पहले मैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। चलो यार पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से करना,
सबसे पहला काम क्या है, जो चीज को कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला या एक्सप्रेशन लिख लेना। मैं बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, अब आप लोग खुद से करोगे ये सब चीज। ओके, गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। परसेंट वेट बाय वेट का वेट बाय सॉल्यूट, नीचे में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? सॉल्यूट क्या है पहले ये तो पहचान लो। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर। मतलब ग्लूकोज हो गया हमारा सॉल्यूट, वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। यदि ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है, यदि ग्लूकोज सॉल्यूट है तो वेट ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी यार ये 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज वाला क्वेश्चन दिया था, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा सा नहीं बहुत चेंज है। तो वेट ऑफ ग्लूकोज कैसे निकाला जाए? मोल्स हमें पता है ना, ग्लूकोज का 5 मोल्स, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स कितना है यार बताओ? 5। मॉलिक्यूलर मास का ग्लूकोज याद है 180, 18 25 90, 900 ग्राम। एक काम हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट का टेंशन खत्म। अब बच क्या गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? क्वेश्चन में तो वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, कोई बात नहीं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है ना 1.5, वहां से निकाल लेंगे। चलो देख लो यार, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखनी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। मतलब यदि सॉल्यूशन का डेंसिटी लिख रहे हैं तो वेट भी सॉल्यूशन का आएगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि यार डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट रख रहे हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन का रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सॉल्यूशन का डेंसिटी लिख रहे हैं तो वेट भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होनी चाहिए। ये सब गलती नहीं करोगे, ठीक है ना? तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.5। हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वही पहला वाला काम तो यार बहुत आसान हो जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर वाटर है, 2 लीटर यदि वाटर है तो डायरेक्टली निकाला जा सकता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तो करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, हाँ ये करने की जरूरत थी। डायरेक्ट मैं यहाँ पे निकालता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या रखूंगा? 900। वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताया था यार तुम लोगों को, 2 लीटर वाटर है, ग्लूकोज सॉलिड होता है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा ना, इसके कारण वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मतलब वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं है। बताया था ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाके ट्रैप हो जाते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। तो इसलिए वॉल्यूम 2 लीटर था तो यहाँ पे 2 लीटर ही लिखेंगे, लेकिन बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये ml में होता है, ये ग्राम में होता है, ये सब ध्यान रखनी है। इनटू में 100। ये क्वेश्चन शायद हो चुका था ना, ये क्वेश्चन हो चुका था। ये 0 उड़ गया ना, ये 0 से 1 उधर उड़ गया, 45%। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकल गया। हमें नेक्स्ट वेट बाय वेट परसेंट निकलना। तो वेट बाय वेट परसेंट यदि फार्मूला लगा के किया जाए तो बहुत यूं ही हो जाएगा यार। सवाल, कोई सवाल में दम ही नहीं रहा, निकाल ही देते हैं। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या था? परसेंट वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट वेट बाय वेट हमें निकालना है और हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता चल चुका 45। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पता है 45। वेट बाय वेट परसेंट हमें निकालना है इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है? 1.5। तो यहां से परसेंट वेट बाय वेट नहीं निकल आएगा। अब तो इतना यार बच्चा भी बता देगा। ये पॉइंट को उड़ा दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 15 3 कितना आ गया? 30%। सो सिंपल, वेरी सिंपल। फॉर्मूला याद है तो तुरंत हो जाएगा। मान ली फॉर्मूला याद नहीं है तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो भी हो जाएगा। अभी बताया था ना, मान लिया यार वेट बाय वॉल्यूम क्या निकालना? वेट बाय वेट परसेंट ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो 900, वेट ऑफ सॉल्यूशन को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसा भी मैंने आपको मेथड में बताया था, ठीक है। तो बाकी आप बेसिक्स आप लोग कर लेना दोनों मेथड से। एक तो मैंने फार्मूला से डायरेक्ट कर लिया, आप लोग बिना फार्मूला का भी एक बार करना जरूर, ठीक है ना। तुम लोग ये प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस कर लो, उसके बाद हम लोग पीपीएम पे आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? An aqueous solution contains 30% weight by volume of urea. Density of solution given है. Calculate the amount of H2O present in the solution. चलो आप लोग खुद से स्टार्ट हो जाओ। परसेंट वेट बाय दिया हुआ है, वेट बाय वेट क्या होता है? W1 अपॉन में W सॉल्यूशन इनटू में 100।
यही होता है 30% वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा हमें 30% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो एक काम करो यहाँ पे वॉल्यूम कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। 30% वेट बाय वेट दिया है, तो एक काम करा से हमें निकालना क्या था, अमाउंट ऑफ H2O प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अच्छा H2O कितना सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहला काम देखो यार, तुम लोग यार ये चीज़ मैंने बताया था 30% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब बता दो यार तुम लोग बच्चों। इसका मतलब होता है 30 ग्राम सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट क्या है नहीं पता, एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का। अच्छा यूरिया है, तो यूरिया हो गया हमारा सॉल्यूट। 30 ग्राम यूरिया होगा इन 100 ml सॉल्यूशन। वॉल्यूम है ना, वेट बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो 100 ml सॉल्यूशन में आएगा इतना। 30 ग्राम यूरिया, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, हमें निकालना था अमाउंट ऑफ H2O%। कैसे निकाला जाए बच्चों बता दो। तो देख यार हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, देखना यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml है, और हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2 ग्राम पर ml। जरा समझना, यदि हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन बताया जा सकता है? यस ऑफ कोर्स बताया जा सकता है। बता दो यार तुम लोग, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, बताओ बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूशन में वाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना कितना बोल दे यार 1.2। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना नहीं पता, तो इसको W ही रहने देते हैं, W सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml। तो यहाँ से आप बता सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 100 को ले जाओ, कितना आ गया 120 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 120 ग्राम। अब सोचो और बताओ वेट ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, बताओ जरा। सॉल्यूशन का मास है 120 ग्राम, सॉल्यूट का भी मास यार पता है 30 ग्राम, सॉल्यूशन का भी पता है, सॉल्यूट का भी पता है, वाटर क्या सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट का नहीं बता सकते हो, हाँ बता सकते हो ना। क्या हो जाएगा आंसर 120, ये 30, 120 माइनस 30 90। सो सिंपल। चलिए यार यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1 फॉर सॉल्यूट 2 फॉर सॉल्वेंट। सॉल्यूट है यूरिया, सॉल्वेंट है वाटर, वेट ऑफ सॉल्यूशन 120, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर कितना आ जाएगा 90 ग्राम। समझ में आया, हार्ड था इजी था, बहुत इजी था। चलिए यार नोट कर लो। अब हम लोग एक क्वेश्चन पीपीएम पे पहले बेस्ट कर लेते हैं। चलिए यार बच्चों देख यार, ये एक सवाल है नेक्स्ट, आप लोग पहले खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब 1000 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, ऑप्शन दिया है 4, 10 ppm, 100 ppm, 1000 ppm, 10,000 ppm। मतलब यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन बताना है ना वो किस यूनिट में बताना है, ppm में बताना है। कैसे निकालते हैं ppm में कॉन्सेंट्रेशन, तरीका याद है। ppm क्या होता है, ऊपर आता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर। जब परसेंट की बात करते तो 100 से मल्टीप्लाई, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन बात कर रहे हैं तो इसमें 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई। बस अब समझना, हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में हम लोग किसी एक सॉल्यूट की बात कर रहे होंगे, आपको पहचानना है सॉल्यूट क्या सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूट का पार्ट कितना सॉल्यूशन का पार्ट कितना, और जो पार्ट है ना पार्ट ऑफ सॉल्यूट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना वो किसी भी यूनिट, मतलब उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हम लोग मास के टर्म में बात कर रहे हो सकता है हम वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हो सकता है मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो यार अब सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं। 1000 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 1000 ग्राम एंड इट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब सॉल्यूट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्वेंट हो गया वाटर। ये चीज समझ में आ रहा है, सॉल्यूट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्वेंट हो गया वाटर। पार्ट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना पार्ट है 10 ग्राम, ऊपर रखो मास के टर्म है ना, अपने क्या अपने को बस जो दिया है रखना है। नीचे टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल पार्ट कितना है 1000 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये कितना हो गया 1000 और ये into 10 का पावर 6।
काट छाट करने नहीं आता है, ये उड़ा दिए 2 जीरो छोड़ के यहाँ 4 बच जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो गया 10 का पावर 4 ppm, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 ppm, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख रहे हो, बस नाम क्लियर, ppm है, बहुत ईजी है। अच्छा मान लिया इसको मैं फार्मूला से नहीं बनाना चाहता, थोड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है ना, मतलब मैं समझना चाहता हूँ। फार्मूला लगा के तो यार कोई भी बना देगा, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि यार ऐसा क्यों। देखना 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 1000 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। हमें पार्ट्स पर मिलियन बताना है, इसका मतलब क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन का मतलब, यदि हमारे पास 1 मिलियन सॉल्यूशन का प्रेजेंट है, 1 मिलियन पार्ट, 1 मिलियन पार्ट यदि सॉल्यूशन का प्रेजेंट है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा। देखिए जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो हमें सॉल्यूट के अमाउंट से ही तो मतलब होता है। सॉल्यूशन के किसी गिवन अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है वही तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। तो यहां पे हमें पार्ट्स पर मिलियन की टर्म में बताना है कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि यदि 1 मिलियन सॉल्यूशन का पार्ट ले ले, 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा, इसे ही पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। चल यहां पे 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि सॉल्यूशन का 1 मिलियन होगा, 1 मिलियन कहे तो 10 का पावर 6 ग्राम यदि हमारा सॉल्यूशन हुआ, तो ऐसे में सॉल्यूट कितना होगा यूनिटरी मेथड से बता सकते हो। 1000 में 10 ग्राम है तो 10 का पावर 6 में कितना होगा 10 अपॉन में 1000 इंटू में 10 का पावर 6, वही ऊपर वाला बात हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, मतलब 10 का पावर 4 ppm, बस समझे। इसी चीज को यार फार्मूला बना दिया गया था, इस चीज को कुछ नया नहीं कर रहा है, ये सब बस घुमाने के लिए है, बाकी है कुछ भी नया नहीं। यूनिटरी मेथड देख रहे हो, मान ले रही है हमको नहीं पता होता तो भी हम बता सकते थे। पार्ट्स पर मिलियन ना, मतलब 1 मिलियन में कितना, लो बिना फार्मूला लगाए हम बना दिए। हमको ppm के बारे में नहीं पता था, बस हम इतना पता था ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है, मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन होता तो उसमें सॉल्यूट कितना होता, यही हमें बताना है। तो बता दिए भाई 1000 ग्राम में 10 ग्राम है तो 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना होगा सॉल्यूट, हो गया काम खत्म, सो सिंपल। चलो नोट कर लो, एक और क्वेश्चन इससे बेस्ड हम लोग करते हैं। देखिए ppm पे बेस्ड अभी कोई दूसरा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने इस लेक्चर को भी कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 12th में बेस्ड आपको इस पे बेस्ड एक कंप्लीट चैप्टर मिलने वाला है, सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसलिए वहां आप यदि यहाँ आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो वहां आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए इसका बेनिफिट तो होने वाला है, आपको पता चल गया। इसीलिए यार बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे। और जो मोलैरिटी आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें जो अभी हमने अब तक जो पढ़ा, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, ये सबको जरूरत पड़ने वाला, क्योंकि यही सबको मिक्स करके अच्छा प्रॉब्लम्स बनाया जाता है। तो इसीलिए आगे के लिए यार बिल्कुल फुल्ली आप लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, फुल्ली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर कर नहीं सकते हो, क्योंकि केवल इसका एप्लीकेशन जो है ना 1 चैप्टर 2 चैप्टर में नहीं है, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जहां ये आपको देखना और झेलना ना पड़े। हर जगह आपको इसका सामना करना पड़ेगा, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो, पहले मोलैरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया यार, इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मोलैरिटी क्या होता है, सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं मोलैरिटी। देखो यार अभी हमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म मिलने वाले हैं, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। पहले ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग समझते हैं। मोलैरिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझना, मतलब कि मोलैरिटी क्या होता है किसी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल्स है, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल्स है, इसी चीज को मोलैरिटी कहता है। मान ले यार हमारे पास सॉल्यूशन का 1 लीटर है, उसमें 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट कुछ भी हो, उससे भी फिलहाल अपने को मतलब नहीं है। 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 2 मोल सॉल्यूट का है,
तो जो भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर वही उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कहलाएगा। मतलब यदि 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर में तो मैं कह दूंगा उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी 2 मोलर। यूनिट क्या होता है? मोलर। बता दे रहा हूं ये। तो पहले तो मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं। मोलैरिटी क्या होता है किसी सॉल्यूशन का? M कैपिटल M मोलैरिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए ऐसे मैंने बताया था 1 यूज होता है, तो आगे से मैं यूज करूंगा। अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूं। नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो यार, लीटर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीटर यूनिट के साथ आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब लीटर है, यदि मैं इसको ml में लिखना चाहूं, मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो मान ले हमारे पास वॉल्यूम 100 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर दो। मतलब वॉल्यूम जो ml में दिया है ना, उसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि आप ml में पुट कर रहे हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो डिवाइड है उसको मैं ऊपर भेज दे रहा हूं, समझना तुम लोग। तो इस तरह से मोलैरिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से इस मोलैरिटी को थोड़ा फील करेंगे, तब तो यार जाकर मजा आएगा ना। जब तक फीलिंग नहीं आएगी तो मजा ही कहाँ से आएगा। देखो मान ले यार हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तुम लोग बताओगे मुझे। 1 लीटर सॉल्यूशन है, यदि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, यदि 2 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या बोल दूंगा मैं? 2 मोलर। यानी इस सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा दिस सॉल्यूशन इज 2 मोलर। इसका मतलब आपको समझ आना पड़ेगा, 2 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होता तो उसमें सॉल्यूट का 2 मोल्स प्रेजेंट होता। ये मतलब है 2 मोलर का, समझ रहे हो। इसी तरह से यदि मान लो हमारे पास 2 लीटर सॉल्यूशन है, बताना तुम लोग, 2 मोलर सॉल्यूशन है और सॉल्यूट का 2 मोल्स प्रेजेंट है। 2 लीटर सॉल्यूशन है और सॉल्यूट का 2 मोल्स प्रेजेंट है, तो अब सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या लिखा जाएगा? 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या मैं 2 मोलर लिख दूंगा सॉल्यूशन का मोलैरिटी? नहीं, मोलैरिटी 2 मोलर नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? तो देखो यार, 2 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है, यदि ये 1 लीटर होता, यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होता तो सॉल्यूट का कितना मोल्स होता? जरा सोचो और बताओ कितना होता। यदि ये 2 लीटर सॉल्यूशन है तो 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, यदि ये 1 लीटर हो जाए तो ये भी 1 मोल हो जाएगा। वॉल्यूम को आधा किया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आधा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहां पे यदि इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी पूछा जाए तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इस चीज को यार फॉर्मूला में पुट करके देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 लीटर सॉल्यूशन 2 मोल सॉल्यूट का 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का 2/2 1 मोलर, समझे। तो अभी मैं फार्मूला नहीं, अभी आपको मैं फील करवा रहा हूं, इसीलिए अभी फार्मूला को साइड रख दो, अभी बस आप समझो फिजिकली इसका क्या मतलब है। इसी तरह से जस्ट उल्टा, यदि कभी आपको मान लो ऐसा दिया हो क्वेश्चन में और सॉल्यूशन इज 2 मोलर, इसका मतलब आपको क्या समझना है? मान लो आपको कहीं ऐसा लिखा है 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब आपको यह समझना है कि इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में 2 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, समझे। इसका मतलब क्या है? 2 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है। इसी तरह से मान लिया कहीं आपको 0.5 मोलर सॉल्यूशन लिख दिया जाए, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब समझोगे? इसका मतलब ये है कि 0.5 मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा कितने में? इन 1 लीटर सॉल्यूशन, समझ रहे हो। अब थोड़ा इसको फील करते हैं और अच्छे से। 2 मोलर सॉल्यूशन, मान लो यार तुमने लैब में गए तुम लोग और लैब में कोई बॉटल उठाए, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है, उस पर देखना यार प्रिंटेड रहता है, चिपका हुआ रहता है, और वो उस पर लिखा है 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन या 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका? 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या समझना जरा, 2 मोलर सॉल्यूशन लिखा है ना, इसका मतलब कि यदि उस सब्सटेंस का मान लो HCl सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, तो यदि उसका 1 लीटर लिया जाए ना, तो उसके 1 लीटर में 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। यदि HCl सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट HCl हो जाएगा, मतलब 1 लीटर में 2 मोल्स HCl के प्रेजेंट हो गए। और 2 मोल्स HCl का मतलब क्या है, मुझे बताने की जरूरत है क्या? 2 मोल सॉल्यूट फील कर पा रहे हो? 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 2 मोल्स का मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, कितने HCl के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 HCl के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस 1 लीटर सॉल्यूशन में। समझ पा रहे हो कि 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसको किस तरह से विजुअलाइज करोगे? दिख नहीं रहा यार कुछ भी, तुम गिनती नहीं कर सकते हो उस सॉल्यूशन में कि यार इसमें कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 सॉल्यूट के पार्टिकल, गिनती नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम बता जरूर सकते हो। यही है साइंस का कमाल, समझ रहे हो? तो अब से यदि लैब में जाओगे तो देखना उस पर लिखा रहता है, प्रिंटेड रहता है 1.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। यदि 1.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझोगे कि उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में 1.5 मोल्स प्रेजेंट होगा NaOH का। 1.5 मोल्स का मतलब 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, ये मतलब होगा। मान लो कोई सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया है 1 मोलर, मतलब आप गए और लैब में HCl का बॉटल है, उसमें लिखा है 1 मोलर, इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब 1 लीटर में उसके 1 मोल्स HCl के प्रेजेंट होंगे। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन वो जो बॉटल है ना, वो 1 लीटर का नहीं है, वो ओनली 500 ml का है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो बॉटल अब 1 लीटर का नहीं है, कितने का है? ओनली 500 ml का है। यदि 500 ml का बॉटल है, यदि 500 ml का बॉटल है, तो उसमें अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या 1 मोल होंगे? नहीं, 1 मोल तो तब था जब 1 लीटर होता, लेकिन अब 1 लीटर थोड़ी ना 500 ml ही है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी जस्ट हाफ हो जाएंगे। हाफ कितना? हाफ मोल, दैट इज 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ रहे हो? यानी मोलैरिटी जो होता है ना, वो 1 लीटर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बताया जाता है। अब वॉल्यूम यदि कम है ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स भी कम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ यार, समझो तभी अच्छा लगेगा केमिस्ट्री। 2 मोलर सॉल्यूशन, हाँ ये चीज तो समझ में आ गया। तो इसलिए बहुत बार सवाल में आपको लिख दिया जाएगा अ सॉल्यूशन इज 2 मोलर, तो जब भी ऐसा लिखे ना, आप इसका क्या मतलब निकालोगे? यदि ऐसा लिख के आ रहा है 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब आप ये मतलब निकालोगे। क्वेश्चंस आएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। चलो अब हम लोग यूनिट पे आते हैं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? क्या होता है मोलैरिटी का यूनिट? मोलर। क्या होता है बच्चों? मोलर, MOLAR। मैं लिख दे रहा हूं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी होता है मोलर। इसको हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, मोल लीटर इनवर्स। देख लो क्यों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आता है, इसलिए मोल लीटर इनवर्स। मोल पर लीटर भी बोल सकता हूं, इसी को क्या बोला जाता है? मोलर बोला जाता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अब एक और जो सवाल पूछा गया है IIT में बहुत पहले, ठीक है ना, बहुत पहले पूछा गया, जब देखो जब मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है? बताओ जरा सोचकर। मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? सोचो थोड़ा, बताओ। तो देखो यार, मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें पता है टेम्परेचर को चेंज करने से मोल्स चेंज होगा। मान लो यार एक कंटेनर था, 100 डिग्री सेल्सियस पे था कंटेनर, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स समथिंग थे। टेम्परेचर को चेंज करने से क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम ज्यादा हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब भी उतना ही रहेगा? क्लोज्ड कंटेनर है, उतना ही रहेगा यार, पार्टिकल्स थोड़ी ना गायब हो जाएगा टेम्परेचर को बढ़ाने से, गायब नहीं हो जाएगा, केवल टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल स्टेट चेंज होता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जरा बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, लिक्विड टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड होता है, एक्सपेंशन होता है, पता है ना। तो यदि लिक्विड है, लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं जब भी मोलैरिटी और जब भी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो यदि सॉल्यूशन है तो ऐसे में क्या होगा? वहां पे एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम का,
और वॉल्यूम यदि एक्सपेंड कर गया मतलब टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हुआ तो ऐसे में मैं कह दूंगा मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि मोलैरिटी जो है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग को नेक्स्ट एक ऐसा टर्म खोजना पड़ता है जो मोलैरिटी से टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है पहले लिख देता हूं यहाँ पे नोट करके। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यदि कहीं वॉल्यूम आ रहा है ना तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, बढ़ता घटता ना टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से, इसलिए। ठीक है, तो मोलैरिटी तो ये चीज हो गया। अब हम लोग मोलैरिटी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो यार मोलैरिटी, तुम लोग भी लिख लो मोलैरिटी। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। अच्छा, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, लिख लेना कैपिटल एम। मोलैरिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है? It is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent, ये मतलब है इसका। ओके, अब इसको यदि मैं फॉर्मूला इसका लिखूं तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वेट, यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। मोलैरिटी में हम लोग क्या लेते थे? सॉल्यूशन लेते थे, वॉल्यूम लेते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेटर में। लेकिन यहाँ पे देखो सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा, यहाँ पे सॉल्वेंट आ रहा है। और अक्सर गलती करते हैं, इसलिए ये मैं फार्मूला पूछूंगा और तुम लोगों को याद होना चाहिए। तुम लोग गलती नहीं करोगे, मैं तुम लोगों से पूछने वाला हूँ बहुत जल्द। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि मान लो यार तुम्हारे पास सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है, तो यदि ग्राम में कोई बात नहीं, उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि आप वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास ग्राम में है, कोई बात नहीं, ग्राम में रखो, लेकिन इसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आएगा 1000। केजी में कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो बाई 1000 नीचे आना चाहिए, इसको ऊपर पहुंचा दिए। तो इस तरह से मोलैरिटी का ये फॉर्मूला हो गया। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। समझे? हाँ। अब मान लो यार इसी तरह से कहीं आपको दिया है 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब अब आप क्या समझोगे? थोड़ा इसको फिल कर लेते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब ये है कि 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट हमारे पास है, उस 1 kg सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूट का मोल्स 1 रहा तो ऐसे में उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब 1 kg सॉल्वेंट आपके पास, सॉल्वेंट मान लो वाटर है, तो 1 kg यदि वाटर का मास है तो उसमें सॉल्यूट का मोल्स जो होगा वो 1 होता है, तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से यदि कहीं मान लो 2 मोलर आपको सॉल्यूशन मिल गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 2 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्या समझ रहे हो? यानी सॉल्वेंट का 1 kg में सॉल्यूट का कितना मोल्स? 2 मोल। अब इसको फील तो कर सकते हो ना तुम लोग। 1 kg में 1 मोल का मतलब 1 kg वाटर है, उसमें 1 मोल सॉल्यूट, यानी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। 2 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो 1 kg सॉल्वेंट है, उसमें 2 मोल सॉल्यूट का। 2 मोल सॉल्यूट का मतलब क्या? 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा। 2 मोलर सॉल्यूशन का ये मतलब हुआ। समझ रहे हो ना तुम लोग? समझ आ रहा है कि नहीं कुछ भी? हाँ, समझ तो आ ही रहा होगा यार, मैं समझा रहा हूँ इतना, पता नहीं अब अच्छा से नहीं कैसा समझा रहा हूँ। तो ये तो हो गया मोलैरिटी के बारे में। हाँ, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? क्या बोलोगे तुम लोग? खुद से सोचो, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? देख लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओए यहाँ पे सॉल्वेंट लिख दिया, गलती हो गई, सॉरी, इसको सही कर लेना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। हाँ, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। पहले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर चेंज करने से क्या सॉल्यूट का मोल्स चेंज होगा? नहीं होने वाला। वेट ऑफ सॉल्वेंट का मास, टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज होता है क्या? नहीं होता है। जब चेंज नहीं होता है तो फिर मोलैरिटी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए नोट करके लिख लो, मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी इज टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट, इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, बहुत बार मोलैरिटी भी यूज़ करते हैं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को बतलाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया मोलैरिटी के बारे में। कैलकुलेट करना हो तो यार आप लोग इस फार्मूला से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन समझ लेते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए यार, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है, इसके बाद भी है कुछ मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मान लिया हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 सब्सटेंस है। कितने सब्सटेंस है? 3 सब्सटेंस है, ए बी एंड सी। ओके, अब ए बी एंड सी का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है इस सिस्टम के अंदर, एन ए एन बी एंड एन सी। मतलब ए बी सी 3 सब्सटेंस है, ए का मोल्स एन ए, बी का मोल्स एन बी, सी का मोल्स एन सी, ये गिवन है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब 1 में उसका कितना हिस्सेदारी है, यही होता है ना, 1 में कितना हिस्सेदारी है। तो एक चीज तो कंफर्म है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे, देखते हैं यार कैसे निकालेंगे। मान लो हमें ए का मोल फ्रैक्शन बताना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब होता है टोटल मोल में से ए का कितना मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? टोटल मोल में से ए का कितना मोल। अब बता सकते हो, हाँ, टोटल मोल में से ए का कितना मोल, बताओ टोटल मोल कितना, ये पहले बताओ। इसका एन ए, इसका एन बी, इसका एन सी, टोटल मोल कितना हो गया? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सो सिंपल। यहाँ पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख दो यार, लिख दो। और टोटल मोल में से ए का कितना मोल, बच्चे को दिख रहा है एन ए, लिख दो एन ए। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया एन ए बाय में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह से इसको एन ए बाई एन टोटल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यदि लिखना हो तो क्या लिख दूंगा मैं, तो टोटल मोल में से बी का कितना मोल। तो टोटल मोल कितना है, अगेन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और उसमें से बी का कितना मोल है, एन बी। इसी को मैं एन बी अपॉन में एन टोटल भी तो लिख सकता हूं। समझ आ रहा है? हाँ, वेरी गुड यार, समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का मतलब क्या है? टोटल में से सी का कितना मोल, बता दो यार। टोटल मोल से सी का कितना मोल, तो एन सी बाय में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, एन सी अपॉन एन टोटल। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड यार। चलो अब एक चीज, जैसे परसेंट की हम बात करते हैं तो परसेंटेज में सम कितना होता है, 100। यदि सभी का सम, मान लिया क्लास में 60% बॉयज हैं, तो बचा क्या होगा, गर्ल्स कितने परसेंट, 40%। मतलब टोटल 100% ही होता है ना। यदि मैं फ्रैक्शन के टर्म में बात करूं कि 0.6 फ्रैक्शन बॉयज हैं क्लास में, तो कितने फ्रैक्शन गर्ल्स होगी, 0.4। क्यों? फ्रैक्शन का सम 1 होता है, परसेंटेज का सम 100 होता है। यहाँ पे भी बिल्कुल यार इसी तरह से एक सिस्टम था, उसमें से मोल फ्रैक्शन का सम टोटल कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1। मतलब x, यदि हम लोग मोल फ्रैक्शन a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ c करें ना, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलो यार देख लेते 1 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। x मोल फ्रैक्शन ऑफ a कितना, एन ए अपॉन एन टोटल। एक्स बी कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज एन बी अपॉन एन टोटल। और एक्स सी कितना है, एन सी अपॉन एन टोटल। यहां से एन टोटल यदि मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेने आता ना यार, सबके सब डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर क्या बचा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी को मैं एन टोटल लिख सकता हूं, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहां पे एन टोटल को मैंने लिख दिया, उड़ गया ऊपर नीचे, बच क्या गया, 1। इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है, ऑलवेज 1। ये प्रूफ भी मैंने कर दिया। समझ में आ रहा है? कुछ है ही नहीं था यार, कितना इजी है। बस लगता है यार हार्ड है, लेकिन जब समझ में आने लगे ना तो सब कुछ इजी हो जाता है। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी एंड सी का सम, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर केवल 2 ही सब्सटेंस है, ए एंड बी, ओनली केवल 2 ही सब्सटेंस है, ए एंड बी। ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी। तो अब ऐसे में एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 आएगा। मतलब जितने भी गैसेस या जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा ना, उसका फ्रैक्शन ऑलवेज 1, मतलब मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 आता है। इसको मैं ऐसा भी समराइज कर सकता हूँ,
समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। अब वो डिपेंड करते हैं कि कितने अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है। 2 सब्सटेंस है तो XA प्लस XB1, 3 सब्सटेंस प्रेजेंट है XA प्लस XB प्लस XC1, 4 सब्सटेंस है XA प्लस XB प्लस XC प्लस XG इक्वल टू 1। ऐसा समझे। मान लो यार XA का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5, XB का वैल्यू दिया है 0.2, XA का वैल्यू बता सकते हो। यस अब तुम X से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं से बता सकते हो। A का मोल फ्रैक्शन 0.5, B का मोल फ्रैक्शन 0.2, तो C का मोल फ्रैक्शन कितना होना चाहिए 0.3। क्यों? क्योंकि तीनों का सम 1 होना है। मोल फ्रैक्शन का सम तो यार 1 होता है। 0.5 है, ये 0.2 है, तो ये 0.3 होना चाहिए, 1 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो यार यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A का दिया है 0.4, यदि इसका मोल फ्रैक्शन 0.4 है, B का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करने की जरूरत है ना, डायरेक्ट मैं बोलूंगा 0.6। क्यों? 0.4 है तो ये 0.6 होगा, तभी तो समेशन 1 आएगा। तो याद रखना है मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। बहुत बार यूज पड़ेगा क्वेश्चंस बनाने में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये तो अभी जस्ट बेसिक्स था। इस पे बेस्ड अभी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए। ठीक, तो आप लोग इस चीज को नोट कर लो। नोट कर लिए। तो इस पे बेस्ट आगे हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स करना है, लेकिन वो आज हम लोग नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे। आपके लिए अभी छुट्टी, जाओ मस्ती करो, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।